श्रीलंका में इस समय हाहाकार मचा हुआ है और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था जो है, परिवारवाद की व्यवस्था जो है, वो जिम्मेदार रही है। श्रीलंका में इस समय क्या ताज़ा हालात हैं और श्रीलंका आने वाले दिनों में जब बहुदलीय सरकार बनाने की बात चल रही है, कार्यवाहक सरकार की, उसके बाद किस दिशा में जाएगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मेजर अमित बंसल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर अमित बंसल से यही है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एक तरह से कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं। जब देश इस स्थिति में था, उनको रुकना था, उनको इस स्थिति से देश को निकालने के लिए प्रयास करना था, लेकिन जब उन्हें हालात बेकाबू नजर आए, लोगों की भीड़ जमा हुई उनके घर पर, ऑफिशियल जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, उसके बाद वो वहां से लापता हो गए। तो सर, किधर गए हैं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने अभी रिजाइन भी नहीं किया है? कल का दिन उन्होंने तय किया है, बुधवार का, जब वो रिजाइन करने वाले हैं। और क्या उनकी रणनीति रही होगी? कहाँ गए होंगे वो? देवेंद्र जी, अभी कहाँ गए हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता है जी। पर जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में देख पा रहा हूँ और जिस तरह के इनपुट्स श्रीलंका से आ रहे हैं जी, तो एक श्रीलंकन नेवी का जहाज है SLNS गजाबहू, जो कि उनका नेवी का सबसे बड़ा जहाज है और लगभग 14,000 मील तक, नॉटिकल माइल तक ये ट्रैवल कर सकता है। इसमें बैठ करके मोस्ट प्रोबेबली ये फरार हुए हैं और कहाँ गए हैं अब इसके बारे में कुछ पता नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी दूसरे देश में इन्होंने शरण ली है और वो दूसरा देश युगांडा हो सकता है, चीन भी हो सकता है, मालदीव भी हो सकता है। मालदीव नहीं हो सकता क्योंकि मालदीव में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस है और अगर आप मालदीव में जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो या तो मोस्ट प्रोबेबली किसी अफ्रीकन कंट्री में गए हैं या फिर हो सकता है चाइना या फिर किसी दक्षिण पूर्व के किसी देश में, आसियान कंट्री में, एशिया देश में कहीं गए हैं जी। तो भारत में आने की उनकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारत इस तरह की, मुझे लगता है कि इस प्रयास में किसी भी तरह से उनका साथ नहीं देगा। जी जी जी, भारत की तरफ नहीं, भारत की तरफ ऐसा कुछ आने की संभावना नहीं है क्योंकि भारत एक बहुत प्रोमिनेंट देश है और अगर भारत में वो आएंगे तो उसको अनाउंस करके आएंगे जी। और अगर बिन बताए आ भी जाएंगे तो भारत को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे विश्व को बताए कि हाँ, गोटाबाया राजपक्षे हमारे यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले हमने श्रीलंका का संकट जब शुरू हुआ था, मेजर अमित बंसल के साथ ही एक चर्चा की थी जिसमें ये समझने की कोशिश की थी कि वर्तमान हालात जो हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। और इसमें उन्होंने कहा था कि जब तक राजपक्षे परिवार यहाँ पर रहेगा, सत्ता में शामिल रहेगा, व्यवस्था में रहेगा, ये हालात श्रीलंका के बदल नहीं सकते हैं। और अभी भी जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पद संभाला था मई 2022 में, उसके बाद क्योंकि उनकी आर्थिक नीतियां या उनका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, देशों से संबंध है, वो काफ़ी अच्छे थे, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद हालात थोड़ा सा बदल सकते हैं। लेकिन स्टिल राष्ट्रपति राजपक्षे परिवार था और मेजर अमित बंसल ने यही कहा था कि जब तक सत्ता व्यवस्था नहीं बदलेगी, डायनेस्टी से देश को नहीं निकालेंगे। देवेंद्र जी, मैंने तब भी कहा था, मई में जब हम लोगों की चर्चा थी तो मैंने दो बातें बड़े जोर देकर के कही थी जी। एक बात कि पूरे श्रीलंका के अंदर राजपक्षे परिवार को लेकर के बड़ा जबरदस्त गुस्सा है और जब तक राजपक्षे परिवार को आप सत्ता से पूरी तरह से बेदखल नहीं कर देंगे, जनता शांत नहीं बैठेगी। और वही बात हुई जब रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उस समय में भी राजपक्षे परिवार के बहुत सारे लोग थे जो अभी भी पदों पर थे। हालांकि प्रधानमंत्री जो उनके बड़े भाई थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गोटाबाया लगातार राष्ट्रपति पद पर बने रहे। और चूंकि श्रीलंका के अंदर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पूरा का पूरी सत्ता की जितनी भी डोरियां थी वो उनके हाथ में रही जी। और रानिल विक्रमसिंघे को खुल करके काम करने का मौका नहीं मिल पाया। शायद अगर मिल पाता और शायद महिंदा राजपक्षे के साथ साथ ही अगर गोटाबाया भी अगर रिजाइन कर देते तो शायद आज की सिचुएशन कुछ और होती। बट बहुत सारी सिचुएशन रही हैं और आप पूरी तरह से राजपक्षे परिवार को सत्ता से अलग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हमें यह श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां देखनी पड़ रही हैं जी। इस चर्चा से पहले मेजर साहब से बात करते हुए ये पता चला कि 2018 से ही श्रीलंका में आर्थिक संकट आने की आहट आने लगी थी। लेकिन 2021 और 2022 की अगर हम जीडीपी की तुलना करें तो 2021 में श्रीलंका की जो जीडीपी थी वो 3.6% थी, आज वो -3.7 है। तो लगभग 7% नीचे गिरी है एक साल के अंतर। तो 7% की ये भारी गिरावट, इसके लिए किस बड़े कदम को, किस बड़े डिसीजन को, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट पर रहे हो या फिर पॉलिटिकल फ्रंट पर रहे हो, क्या जिम्मेदार हैं? इसके पीछे कौन सा कारण है? देखिए देवेंद्र जी, इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं, मैं चार जो बहुत प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जीडीपी गिरी। सबसे पहला कारण था राजपक्षे सरकार द्वारा जो
फर्टिलाइजर्स थे उनके ऊपर बैन लगाना, ऑर्गेनिक आप ऐसे कदम एकदम से नहीं ले सकते। आपको ऐसे कदम उठाने के लिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपने एक दिन आदेश पारित किया कि आज से इस देश में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगले ही साल आपकी जो फसल है वो आधी रह गई, आपका एग्रीकल्चर आउटपुट आधा रह गया। पहला कारण रहा। दूसरा कारण, जो ईस्टर अटैक्स हुए, टेरर अटैक्स हुए श्रीलंका के अंदर, उसकी वजह से टेरर, इनका जो टूरिज्म था, श्रीलंका की लगभग 40% जीडीपी टूरिज्म से आती है। तो सर्विस सेक्टर में पूरा का पूरा है, 56% जो एम्प्लॉयमेंट वो सर्विस सेक्टर में है। जी। तो उनका जो रेवेन्यू आता है वो टूरिज्म से आता है। ईस्टर अटैक के बाद एक माहौल ऐसा बना कि टूरिस्ट ने आना लगभग बंद कर दिया, तो उसकी वजह से टूरिज्म का रेवेन्यू इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से जीडीपी गिरी। तीसरा कारण था कोविड। श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर जाना जाता है, और कोविड में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं थे। उसकी वजह से, कोविड की वजह से, एक तो ट्रांसशिपमेंट इनका इफेक्ट हुआ, उसका रेवेन्यू इफेक्ट हुआ, और दूसरा उसका कोविड का कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ टूरिज्म के ऊपर भी। तो कोविड ने दोनों फ्रंट पर इफेक्ट किया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण था, इन्होंने जो डेट लिए हुए थे, कर्ज लिए हुए थे, वो कर्जों ने पूरी तरह से इसको खोखला कर दिया। लगातार हम्बनटोटा में उन्होंने कन्वेंशन सेंटर बनाया, उसके लिए कर्जा लिया। हम्बनटोटा में उन्होंने वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने की बात की, उसके लिए कर्जा लिया। हम्बनटोटा में उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, उसके लिए कर्जा लिया। कोलंबो में उन्होंने एक पोर्ट सिटी बनाने की बात हुई, उसके लिए कर्जा लिया। हम्बनटोटा का इतना व्यापक पैमाने पर जो डेवलपमेंट करने का प्रयास था या जो योजना थी, उसको क्या सोच करके श्रीलंका सरकार ने ये प्लान किया होगा? क्या उससे उन्होंने ये प्लान किया होगा कि कुछ रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिलेगी? देवेंद्र जी, कोई भी इसका हम्बनटोटा की तुलना आप भारत के सैफई से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह सैफई है, सैफई एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर एयरपोर्ट की ना तो कोई ज़रूरत है, स्टेडियम की ना तो कोई ज़रूरत है, कन्वेंशन सेंटर की ना कोई ज़रूरत है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कई हजार करोड़ उस इलाके में खर्च करके वहाँ को इस तरह बनाया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र था। यही बात हम्बनटोटा पर भी लागू होती है। हम्बनटोटा एक छोटा सा तटीय क्षेत्र है, गांव है, जहां पर न तो किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, और अगर हो भी सकता है तो उसका कोई कमर्शियल इफेक्ट नहीं है, कोई यूज नहीं है। बट चूंकि हम्बनटोटा पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का होम टाउन था, उन्होंने कर्जा लेकर के वहां पर एक इस तरह की चीजें डेवलप की। आज आप देखते हैं, अगर इमेजेस आपको गूगल पर मिलेंगी उस एयरपोर्ट के ऊपर कभी कोई एयरक्राफ्ट लैंड नहीं किया। कन्वेंशन सेंटर में आज तक कोई कन्वेंशन आयोजित नहीं हुआ, और जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो चाइना को लीज पर उन्होंने दे दिया है, जिसका भी अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि कोलंबो ऑलरेडी एक ट्रांसशिपमेंट हब है। तो उसकी शैडो में हम्बनटोटा पोर्ट का एक ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर डेवलप हो पाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये शायद कभी होगा भी नहीं। हम्बनटोटा की अगर हम बात करते हैं तो हम्बनटोटा में उन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर बनाया। उस कन्वेंशन सेंटर में कभी कोई बड़ा कन्वेंशन नहीं हुआ, वहां जंग लगी पड़ी है और उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने हम्बनटोटा एयरपोर्ट बनाया। उस हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर राजपक्षे परिवार के सरकारी जहाज के अलावा आज तक कोई जहाज लैंड नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका में कोई आमदरफ्त लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है, और उसके लिए आपके पास कोलंबो, अनुराधापुरम जो एयरपोर्ट है ये काफी हैं। तीसरी बात, जो उन्होंने हम्बनटोटा का इतना बड़ा पोर्ट बनाया, उसको इनको मजबूरन चीन को लीज पर देना पड़ा, क्योंकि कोलंबो जैसे इतने बड़े ट्रांसशिपमेंट हब के होते हुए किसी और पोर्ट का डेवलप हो पाना श्रीलंका में बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मुझे नहीं लगता कि वो डेवलप हो पाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट चूंकि हम्बनटोटा राजपक्षे परिवार का होम टाउन था, तो उन्होंने वहां पैसा लगा करके करीब $20 बिलियन के आसपास ऑलमोस्ट हम्बनटोटा के ही डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया गया। जी, तो जितनी कह सकते हैं कि जिस तरह का निवेश किया गया इस पर्टिकुलर हम्बनटोटा को लेकर के, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। आपने 4 पॉइंट गिनाए थे, चारों पॉइंट का इसमें जिक्र हुआ। 2 करोड़ 15 लाख की आबादी और लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला श्रीलंका का भू क्षेत्र अपने सौंदर्य के लिए और दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन डायनेस्टी यानी परिवारवाद की राजनीतिक व्यवस्था के चलते आज बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहा है, और इसके लिए दुनिया भर के तमाम जो जिम्मेदार देश हैं, जो दूसरे देशों की चिंता भी करते हैं, इंक्लूडिंग भारत की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी आज बयान आया है। उसने सभी पक्षों से अपील की है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे श्रीलंका को सही मुकाम पर ले जाया जा सके, कम से कम आम जनता सफ़र न करे। और इसके लिए अभी जो श्रीलंका में राजनीतिक हालात हैं कि बहुदलीय सरकार, कार्यवाहक सरकार बनाई जाएगी, तो इस कार्यवाहक सरकार में क्या आपको नज़र आ रहा है कि राजपक्षा परिवार का प्रभुत्व या उनका कंट्रोल, उनकी कमांड इसमें भी जारी रहेगी? राजपक्षे परिवार श्रीलंका की सत्ता में पिछले 70 वर्षों से रहा है जी, और मुझे नहीं लगता कि राजपक्षे परिवार किसी भी तरह से सत्ता में आने वाले अपने प्रभाव को छोड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली दे में भी आउट,
लेकिन जिस तरह से जनता का विद्रोह है इस समय, होने दीजिए। राजनीतिक दल उस सेंस को, उस जनता की भावनाओं को समझते हुए क्या उनका ये उनकी प्लानिंग में ये नहीं रहेगा कि राजपक्ष परिवार को दूर रखा जाए इस व्यवस्था से? अगर राजपक्षे परिवार ने जनता की भावनाओं को समझा होता तो शायद श्रीलंका में हालात नहीं बनते। बिल्कुल। तो राजपक्षे परिवार को इससे कोई मतलब नहीं है, और राजपक्षे परिवार के हालात ऐसे, उनके लॉयलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लेंगे, उन्होंने पिछले 70 वर्षों में हर पार्टी के अंदर अपने लॉयलिस्ट पैदा किए हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल या इनडायरेक्ट इफेक्ट आने वाली गवर्नमेंट में रहेगा। पर उस इफेक्ट के जरिए वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितना उनका काम होगा, कितना वो श्रीलंका के विकास में रोड़ा अटका सकते हैं, ये अभी एक प्रश्न चिन्ह है। अभी हमें यह भी नहीं पता है कि सर्वदलीय सरकार किस तरह की होगी, कौन कौन से नेता होंगे जो सर्वदलीय सरकार में शामिल होंगे। रानिल विक्रमसिंघे होंगे, सजित प्रेमदासा होंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो श्रीलंका की सत्ता का एक केंद्र बिंदु रहे हैं। उनमें से कौन क्या संभालेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट कितना मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह का $57 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, और उसके बाद उसकी तुलना में जब आप सपोर्ट की बात करते हैं किसी भी देश से या किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही क्यों ना हो, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होगा कि श्रीलंका की इस कह सकते हैं इस कर्ज से उसको मुक्त करने के लिए मदद कर सके। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है श्रीलंका की, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो काम कर सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, रोजगार का जो ठप पड़ा हुआ है वो व्यवस्थाएं ठीक हों, पेट्रोल पहुंचे और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाए। जी, और एक और बहुत बड़ी बात मैंने कही थी पहले, श्रीलंका को एक ओवरऑल कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी, श्रीलंका की जो टोटल सेना है वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2% है, 4.5-5 लाख के आसपास उनकी सेना है, जो कि एलटीटी के खतरे को देख करके पहले बनाई गई थी। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक आइलैंड कंट्री में जहां पर कहीं किसी आपकी टेरिटोरियल बॉर्डर्स नहीं लगते हैं, भारत जैसा देश आपका इमीडिएट पड़ोसी है जो कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप इतना बड़ा खर्चा, जीडीपी का करीब 20-23% के आसपास वो खर्चा करते हैं डिफेंस के ऊपर, वो करने का आवश्यकता कुछ नहीं है। ये उनको सोचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिफेंस एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी बॉट डाउन। ओवरऑल अदर एक्सपेंडिचर्स जो बेवजह के कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स, दैट आल्सो बी बॉट डाउन। और देश को एक ढर्रे पर लाने के लिए, एक सही लीक पर लाने के लिए, देश की इकोनॉमी को लाइन पर लाने के लिए अभी बहुत प्रयास करना बाकी है, और जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी ये मैटर करेगा कि क्या आगे का फ्यूचर होगा। और इसके अलावा पावर सेंटर में कौन होगा, सबसे बड़ी चीज है कि पावर सेंटर कौन होगा, आप किसको ला रहे हैं पावर में, और जिसको पावर में ला रहे हैं क्या वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा या फिर वो राजपक्षे परिवार के एक एजेंट के तौर पे काम करेगा। रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा पहलू है। और आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर हम देखें एक्सपोर्ट के मामले में तो अमेरिका है। भारत तीसरे-चौथे स्थान पर आता है, और श्रीलंका का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कुछ होता है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो अभी आपने जिक्र किया था केमिकल बैन पर, केमिकल बैन को अब उन्होंने रिवोक कर लिया है। जी हाँ। और अब उम्मीद यह है कि एग्रीकल्चर को फिर से उसी पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकेगा, और अगर वो जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अभी प्लान नहीं है, अभी अब उनको रोल बैक करने के बाद अभी इस समय स्थिति नहीं है कि आप जैविक खेती की बात करें। आपको वो प्लान जब इकोनॉमी अपने लाइन पर, पटरी पर आ जाएगी, उसके बाद इस तरह के डिसीजन लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। इकोनॉमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीति। जी हाँ, पहली बात है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब देश के अंदर आ जाएगी, उसके बाद फिर इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं कि भाई आपको फर्टिलाइजर बैन लगाना है कि नहीं लगाना, या बाकी किस तरह से करना है। ओवरऑल अभी तो मतलब कुछ नीतिगत बड़े बदलाव अगर आपको करने हैं तो उसके पहले पहली डिमांड ये है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देश में हो। अभी तो पहली बात है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे जी, खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, और किसी तरह से अपने कर्जे जो हैं वो रीपे करने पड़ेंगे, और जनता को जो मिनिमम पॉसिबल फैसिलिटीज हैं, फ्यूल है, मेडिसिन है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिक नीड्स जनता की पूरी होती रहे। इस बीच भारत का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, और श्रीलंका की तरफ से जो बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं उनकी तरफ से भारत को ये हमेशा कह सकते हैं थैंक्स कहा जा रहा है कि भारत ने जिस
तरह से सकारात्मक रूप में भारत की जगह अगर कोई दूसरा पड़ोसी देश होता तो इस स्थिति का राजनीतिक लाभ ले सकता था। श्रीलंका पर कब्जे करने की जैसे कोशिशें होती हैं तमाम देशों की, एक्सपेंशन की जो पॉलिसी होती है ये हो सकती थी, लेकिन भारत ने कभी ना ऐसा सोचा है और मुझे लगता नहीं कि कभी भविष्य में ऐसा सोचेगा। जी। तो भारत में भी परिवारवाद की बात इस समय काफ़ी चर्चा में है तमाम क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय राजनीति में, राज्यों में। और भारत में एक कैलकुलेशन है कि 3 पीढ़ी के बाद भारत में किसी भी परिवार का जो कह सकते हैं कि सत्ता पर कब्जा नहीं रहा है, लेकिन श्रीलंका इस मामले में भारत से बिल्कुल अलग रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो अभी हालात हैं, जिस तरह से मेजर साहब ने चर्चा की कि ऑस्टेरिटी मेजर कुछ लिए जाएंगे और साथ ही साथ राजनीतिक और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए प्रयास किए जाएंगे और सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो श्रीलंका के अंदर के हैं या श्रीलंका के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर, वो सभी स्टेक होल्डर पॉजिटिव वे में श्रीलंका के लिए काम करेंगे, श्रीलंका के लोगों के लिए काम करेंगे, तो शायद इस मुश्किल हालात से श्रीलंका के लोगों को निकलने में मदद मिल सकती है। मेजर साहब, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का भी इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे फिर मैं कहूंगा चलते चलते कि आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ये वीडियो, और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने विचार भी दें कि किस तरह के मुद्दों पर आप चर्चा हमसे चाहते हैं। धन्यवाद।